आपके लिए हिंदी की उस पीड़ा का विश्लेषण करेंगे जो कि राष्ट्रवाद के उत्तर दक्षिण में फंस कर रह गई है। यूं तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है, जिसका इस्तेमाल 52.83 करोड़ लोग संवाद स्थापित करने के लिए यानी कि किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाषा अक्सर राजनीति का शिकार होती रही है और अब एक बार फिर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हिंदी भाषा का इस्तेमाल संवाद के लिए नहीं बल्कि चुनावों के लिए होने जा रहा है। साल 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहे हैं और इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का कहना है कि वो अपने ही देश की सरकार के खिलाफ एक भाषा युद्ध करने के लिए तैयार है। जहां पर सीएम स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार कहती है कि अगर तमिलनाडु नई शिक्षा नीति लागू करता है तो उसे 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन 2000 करोड़ क्या, अगर केंद्र 10,000 करोड़ रुपए भी देती है तो हम नई शिक्षा नीति लागू नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि साल 1965 से ही डीएमके ने कई बलिदान दिए और हिंदी से मातृभाषा तमिल की रक्षा की और यह भावना पार्टी सदस्यों के खून में समाई हुई है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भाषा विवाद के उस अतीत को क्यों याद कर रहे हैं जिसका इतिहास हिंसा से भरा रहा है। और सबसे पहली बात कि आज इस विवाद की जरूरत ही क्या है और यह विवाद शुरू कहां से हुआ है। आपको सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि साल 2021 में डीएमके पार्टी 10 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में आई थी और इस बार उसकी राजनीति भाषाई अस्मिता की रही और यही वजह है कि केंद्र सरकार की तरफ से यह बार बार कहने के बावजूद तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया है। और इस नई शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु सरकार का कई मसलों पर विरोध है, लेकिन द्रविड़ अभियान पर गणित हुए इस राज्य की मुख्य आपत्ति 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर है। जहां पर केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो प्रस्तावित 3 भाषा नीति है यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी, वो एक एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। आसान शब्दों में अगर इसको कहूं तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर पहली भाषा की बात करें तो यह आमतौर पर छात्र की मातृभाषा या फिर जो उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है वो होगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी और दूसरी भाषा में कोई अन्य भाषा हो सकती है। लेकिन केंद्र सरकार अक्सर हिंदी को इस कॉन्टेक्स्ट में आगे रखती है और ऐसा मेनली गैर हिंदी भाषी राज्यों में किया जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता को बल मिल सके, उसको मजबूत किया जा सके। हालांकि इसके लिए कोई कंपल्जन नहीं है और राज्य अपने हिसाब से दूसरी भाषा का चुनाव भी कर सकते हैं। और जो तीसरी भाषा है वो आमतौर पर अंग्रेजी या फिर कोई अन्य विदेशी भाषा जैसे कि फ्रेंच या फिर जर्मन भी हो सकती है और इसे सिखाने के पीछे का मकसद है बच्चों का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर संवाद करने के लिए उनको तैयार करना। यह नीति खास तौर पर कक्षा 1 से 8 तक लागू करने पर जोर देती है ताकि बच्चे अपनी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी एफिशिएंट हो सके। और इसी 3 भाषा फॉर्मूले से स्टालिन ने अपनी दूरी बनाई है और वो इसके खिलाफ एक युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि तमिलनाडु आज भी 2 भाषा नीति जिसमें तमिल और अंग्रेजी शामिल है इस पर अड़ा हुआ है और हिंदी के खिलाफ उनकी भावना यहां पर बहुत गहरी है। इसे आप तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की उन बातों से साफ समझ सकते हैं जहां पर वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार एक और भाषा युद्ध के बीच को बो रही है और वो इस युद्ध के लिए तैयार है। और उन्होंने खुद को एक ऐसे आंदोलन का वंशज बताया जिसका सिद्धांतवादी सेना ने तमिल की रक्षा के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया था। यहां पर आप एक बार उस युद्ध के बारे में भी जान लीजिए जिसकी बात आज डीएमके या फिर स्टालिन करते हैं। दरअसल आजादी के बाद साल 1963 में हिंदी को संविधान के तहत आधिकारिक भाषा बनाने का प्रस्ताव आया था जिसे 26 जनवरी 1965 से लागू करना था और उस वक्त तमिलनाडु में इसका तीखा विरोध हुआ था। इसे हिंदी साम्राज्यवाद के रूप में देखा गया। डीएमके पार्टी के नेतृत्व में छात्रों और बाकी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन किए। उस दौरान रेलवे स्टेशन जलाए गए,
हिंदी साइन बोर्ड को तोड़ा गया और आत्मदाह तक की घटनाएं उस वक्त हुई थी। इस आंदोलन में करीब 70 लोगों की मौत हुई और केंद्र सरकार को फिर पीछे हटना पड़ा। इसके बाद साल 1967 में भाषा नीति में संशोधन हुआ, जिसमें अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में बनाए रखा गया। अब यहां पर एक सवाल तो यह भी उठ सकता है कि क्या सीएम स्टालिन इसी तरीके की हिंसा करने की बात कर रहे हैं? क्या वो एक बार फिर से अपनी राजनीति के लिए कई लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हैं या उसके लिए तैयार हैं? यहां पर आपको यह भी देखना चाहिए कि जो आरोप लगाकर डीएमके पार्टी अपने ही देश में युद्ध करने की बात कर रही है, वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि हम नई शिक्षा नीति के जरिए किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोप रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री स्टालिन को एक लेटर लिखकर क्या कहा था? वो उसमें ये लिखते हैं कि मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राज्य या समुदाय पर कोई भी भाषा थोपने का सवाल ही नहीं उठता। एनईपी 2020 भाषाई स्वतंत्रता के सिद्धांत को कायम रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि छात्र अपनी पसंद की भाषा में सीखना जारी रखें। लेकिन इन सब के बीच डीएमके पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने नई शिक्षा नीति के खिलाफ विरोध तेज कर दिया, जहां पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उलुंदुरपेट रेलवे स्टेशन के नाम बोर्ड पर, यानी कि उसके नेम बोर्ड पर हिंदी के अक्षरों को मिटा दिया। तस्वीरें देखिए। इधर मदुरई में भी पोस्ट ऑफिस के बोर्ड पर लिखे गए हिंदी के अक्षरों को खराब कर दिया गया। वो तस्वीर भी आपके सामने। राज्य में हिंदी विरोध के कई और ऐसे मामले सामने आए। अब हम अपने इस विश्लेषण में हिंदी के इस विरोध की सबसे सही मंशा को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी तरीके से राजनीतिक ही नजर आती है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके की छवि एक ऐसी पार्टी की है जो कि तमिल विरासत, तमिल पहचान, तमिल सिनेमा, तमिल साहित्य पर गर्व करती है और पार्टी के लिए उत्तर भारत की किसी भी पहचान को अपनाना तमिल विरासत को शेयर करने जैसा लगता है, जिसका वोटों पर सीधा असर पड़ सकता है। डीएमके को लगता है कि अगर द्रविड़ आंदोलन से निकली पार्टी हिंदी को अपना लेती है तो फिर राज्य की राजनीति में उसका क्या ही मतलब रह जाएगा। यानी कि इस भाषा युद्ध को जनता नहीं लड़ना चाहती, बल्कि ये युद्ध राजनीतिक मकसद से एक राजनीतिक दल लड़ना चाहता है और वो अगर इस युद्ध को नहीं लड़ती है तो कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक एंट्री टिकट भी बन सकती है, ऐसा इन पार्टियों का मानना है। आज तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवन्नामलाई और इसके साथ रामनाथपुरम में बीजेपी के नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की तरफ से तमिलनाडु के साथ किसी भी तरीके के अन्याय से इनकार किया और उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। मित्रों, तमिलनाडु के सीएम हमेशा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को अन्याय किया इसकी बात करती। मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने देंगे। आप गोलमोल बात मत करिए। मैं आज स्टेटिस्टिक के साथ हमारा अकाउंट लेकर आया हूं, इसका जवाब देना। डीएमके जैसी पार्टियों का पूरा अस्तित्व भी इस हिंदी विरोध के नाम पर ही है। तमिलनाडु में इससे पहले पेरियार और करुणानिधि जैसे नेताओं ने न सिर्फ हिंदी का विरोध किया, बल्कि उनकी राजनीति के पैमाने भी उत्तर भारत से इतर और उत्तर भारत की लोकप्रिय संस्कृति के खिलाफ रहे। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध, हिंदू कर्मकांड और परंपराओं का विरोध भी शामिल रहा है। ऐसे में आज हम इस विश्लेषण के जरिए इंसान की समझ के बारे में एक बात सीख सकते हैं और वो समझ ये है कि अगर किसी इंसान को जानवर बुलाओ तो वो बुरा मान जाता है और अगर उसे शेर कहकर पुकारो तो वो खुश हो जाता है।